नमस्कार। आज हम भारत के प्रशासनिक तंत्र के एक ऐसे हिस्से की चीर-फाड़ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर सुना तो जाता है, लेकिन उसकी असली ताकत और सीमाओं को बहुत कम लोग समझते हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी सीवीसी। और ये सिर्फ एक और सरकारी विभाग नहीं है। इसकी कहानी असल में सरकार के अंदर ही भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने के भारत के, आप कह सकती हैं, 60 साल के संघर्ष की कहानी है। अच्छा। एक ऐसी संस्था जो सरकार का हिस्सा होते हुए भी सरकार पर ही नजर रखती है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन है इस संस्था की परतें खोलना। ये कैसे बनी, इसकी बनावट में क्या खास है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये वाकई उतनी असरदार है जितनी इसे होना चाहिए? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस आयोग की असली पहचान क्या है? मतलब ये किस तरह की संस्था है? देखिए, इसकी पहचान 4 शब्दों में छिपी है। पहली, ये एक शीर्षस्थ संस्था है, एपेक्स बॉडी है, यानी भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली सबसे ऊंची संस्था। सबसे ऊपर? जी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण, ये स्वतंत्र है। इसे किसी मंत्रालय या मंत्री के नीचे नहीं रखा गया है, ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सके। और जब हम कहते हैं कि ये स्वतंत्र है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तीसरा शब्द आता है, जवाबदेही। ये किसी सरकार के प्रति नहीं, बल्कि सीधे भारत की संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद के प्रति? और चौथा शब्द इसकी कानूनी हैसियत बताता है। ये एक सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय मतलब इसकी स्थापना संसद के एक कानून से हुई है, संविधान से नहीं। क्या ये एक महत्वपूर्ण अंतर है? ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, सांविधिक निकाय जैसे यूपीएससी या चुनाव आयोग को अपनी शक्तियां सीधे संविधान से मिलती हैं, जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। सही। जबकि सीवीसी को शक्ति मिलती है सीवीसी अधिनियम 2003 से, जिसे संसद बदल सकती है। पर इसका एक और पहलू भी है। इसकी मुख्य भूमिका सलाहकार की है। ये सरकार को सलाह देती है, खुद सीधे कोई सजा नहीं सुनाती। अच्छा, तो ये एक सलाहकार संस्था है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार इसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये संस्था बनी कैसे। क्या ये हमेशा से इतनी शक्तिशाली थी? बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो बहुत ही कमजोर थी। कहानी है 1964 की, जब भ्रष्टाचार पर बनी के संथानम समिति ने एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी की सिफारिश की। के संथानम समिति, ये नाम परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, उस सिफारिश के आधार पर सरकार ने सिर्फ एक कार्यकारी आदेश, मतलब एक सरकारी ऑर्डर से सीवीसी बना दिया। एक मिनट, कानून से नहीं, सिर्फ एक सरकारी आदेश से? इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार जब चाहे इसे एक और आदेश से बंद भी कर सकती थी? बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसे कानूनी दाद मिलने में दशकों लग गए। सालों तक ये एक तरह से बिना शक्ति वाला निकाय बना रहा। फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार एक अध्यादेश लाई और इसे पहली बार सांविधिक दर्जा मिला। पहली बार? जी, लेकिन स्थायी कानूनी जामा इसे 2003 में पहनाया गया, जब संसद ने सीवीसी अधिनियम पारित किया। तो ये एक बहुत लंबा सफर रहा है, एक सरकारी विभाग से एक शक्तिशाली सांविधिक निकाय बनने तक का। चलिए अब इसकी बनावट को देखते हैं। इसमें कौन लोग होते हैं और उन्हें कैसे चुना जाता है ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे? इसकी बनावट एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, जो अध्यक्ष होते हैं, और उनकी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 सतर्कता आयुक्त वीसीज हो सकते हैं। तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या ये प्रधानमंत्री का फैसला होता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर स्वतंत्रता कैसी? नहीं, यहीं पर एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच माया गया है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो एक चयन समिति की सिफारिश पर काम करते हैं। अच्छा, एक समिति होती है? जी, इस समिति में 3 बहुत शक्तिशाली पद शामिल हैं। प्रधानमंत्री, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और सबसे महत्वपूर्ण, लोकसभा में विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता? तो इसका मतलब है कि चयन प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति जरूरी है। ये वाकई में से निष्पक्ष बनाने की एक बेहतरीन कोशिश है।
हाँ, और अगर किसी वजह से लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता ना हो, तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होता है, उसे सदस्य बनाया जाता है। मकसद यही है कि विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज ना किया जा सके। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया तो काफी मजबूत है ताकि ये स्वतंत्र रहें। लेकिन क्या इनके कार्यकाल और वेतन को लेकर भी ऐसी ही सुरक्षा दी गई है? बिल्कुल, इनका कार्यकाल 4 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। और सबसे खास बात ये कि दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ओ, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। ये इसलिए ताकि वो भविष्य में किसी पद का लालच किए बिना निडर होकर अपने फैसले ले सकें। उनका वेतन भी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के बराबर होता है, जिसे आसानी से कम नहीं किया जा सकता। नियुक्ति इतनी मजबूत है, कार्यकाल सुरक्षित है, लेकिन क्या इसी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कोई सुरक्षा उपाय हैं? क्या इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? हाँ, लेकिन प्रक्रिया बहुत कठिन है, लगभग वैसी ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। राष्ट्रपति इन्हें कुछ सीधे मामलों में हटा सकते हैं, जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं या कोई और नौकरी करने लगें, लेकिन कदाचार या अक्षमता जैसे गंभीर आरोपों पर राष्ट्रपति खुद फैसला नहीं ले सकते। तो फिर कौन फैसला लेता है? ये राष्ट्रपति को वो मामला जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट एक पूरी जांच करता है और अगर वो आरोपों को सही पाता है और हटाने की सिफारिश करता है, तभी, सिर्फ तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें राजनीतिक दबाव से बचाती है। ये तो हुई शीर्ष नेतृत्व की बात, लेकिन आयोग के दिन प्रतिदिन के काम के लिए क्या व्यवस्था है? आयोग के 3 मुख्य कामकाजी विभाग हैं। पहला है सचिवालय, जो इसका सारा प्रशासनिक काम देखता है। दूसरा है मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग, जिसमें इंजीनियर्स होते हैं। इनका काम सरकारी निर्माण कार्यों जैसे सड़कें, पुल, इमारतें, इनकी गुणवत्ता की जांच करना है। यानी ये देखना कि ठेकेदार ने सीमेंट की जगह रेत तो नहीं भर दी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और तीसरा विभाग है विभागीय जांच आयुक्त का। ये एक तरह से आयोग की अपनी अदालतें हैं, जो आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय मामलों की सुनवाई करती हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी पूरी बनावट समझ गए हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सीवीसी असल में करता क्या है? इसके मुख्य काम और शक्तियां क्या हैं? इसका सबसे बड़ा और मुख्य काम है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत आने वाले मामलों की निगरानी करना। ये खुद जांच नहीं करता, बल्कि जांच करवाता है। और यहीं पर इसका सीबीआई के साथ रिश्ता सामने आता है। सीवीसी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सीबीआई के कामकाज की निगरानी यानी अधीक्षण, सुपरिंटेंडेंस करता है। एक मिनट, अधीक्षण या निगरानी, ये सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या सीवीसी सीबीआई को आदेश दे सकता है? हाँ, बिल्कुल। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए सीवीसी सीबीआई को निर्देश दे सकता है और सीबीआई को अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट सीवीसी को देनी होती है। ये सीवीसी को बहुत बड़ी ताकत देता है। लेकिन इसमें कोई पेंच है? हाँ, एक पेच है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों पर लागू होता है, हत्या या आतंकवाद जैसे अन्य आपराधिक मामलों पर नहीं। तो सीवीसी एक तरह से सीबीआई का बॉस है, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों में। ये रिश्ता वाकई दिलचस्प है। और ये रिश्ता सिर्फ निगरानी तक ही सीमित नहीं है। सीबीआई के निदेशक यानी डायरेक्टर की नियुक्ति जिस समिति की सिफारिश पर होती है, उस समिति के अध्यक्ष भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ही होते हैं। अच्छा, तो सीवीसी सीबीआई के काम की निगरानी भी करता है और उसके प्रमुख को चुनने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो सीवीसी के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां भी हैं? मतलब ये किसी को भी गवाही के लिए बुला सकता है, दस्तावेज मांग सकता है। पर कौन-कौन इसके दायरे में आता है? क्या ये किसी भी सरकारी कर्मचारी की जांच कर सकता है? नहीं, इसका दायरा बड़े अधिकारियों तक ही सीमित है। इसमें केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, आईएएस, आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, सरकारी बैंकों और आरबीआई के बहुत वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कंपनियों के चेयरमैन और डायरेक्टर शामिल हैं। मतलब छोटे कर्मचारियों के मामले ये नहीं देखता? जी नहीं। और लोकपाल के आने के बाद सीवीसी की भूमिका में क्या बदलाव आया है? क्या अब दोनों के बीच काम को लेकर कोई टकराव होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। लोकपाल अधिनियम ने एक तरह से सीवीसी को लोकपाल की एक जांच शाखा बना दिया है। जब लोकपाल को किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो वो उसकी शुरुआती जांच के लिए उसे सीवीसी के पास भेजता है। तो क्या सीवीसी सिर्फ एक रिपोर्टिंग एजेंसी बनकर रह गया है लोकपाल के लिए? वरिष्ठ अधिकारियों मतलब ग्रुप ए और बी के मामले में हाँ, सीवीसी अपनी रिपोर्ट बनाकर लोकपाल को वापस भेज देता है। लेकिन जूनियर अधिकारियों यानी ग्रुप सी और डी के मामले में सीवीसी को पूरी शक्ति दी गई है कि वो खुद ही आगे की सारी कार्यवाही करे। तो यहाँ काम का एक स्पष्ट बंटवारा है।
अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, विसल ब्लोअर, यानी वो लोग जो संगठन के अंदर के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। उनकी सुरक्षा में सीवीसी की क्या भूमिका है? सीवीसी ही भारत में विसल ब्लोअर की शिकायतों के लिए नामित एजेंसी है, डेजिग्नेटेड एजेंसी है। इसे PIDPI संकल्प कहते हैं। इसका मकसद बहुत साफ है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और उसे किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाया जाएगा। सीवीसी ये सुनिश्चित करता है। ये बहुत जरूरी काम है, क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या हाल के वर्षों में इसकी कार्यप्रणाली में कुछ सुधार भी किया गया है? हाँ, 2021 में एक स्थानांतरण नीति लाई गई है। देखा गया था कि सतर्कता विभागों में अधिकारी सालों साल एक ही जगह पर टिके रहते थे, जिससे उनके अपने स्वार्थ विकसित हो जाते थे। अब ये तय किया गया है कि कोई भी अधिकारी एक पद पर 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा और कुल 5 साल के बाद उसका तबादला जरूरी होगा। ये तो हुई अंदरूनी सुधार की बात। क्या सीवीसी आम जनता या विभागों में जागरूकता फैलाने के लिए भी कुछ करता है? हाँ, बिल्कुल। इसकी कुछ बहुत अच्छी पहलें हैं। ये हर साल सरदार पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। अच्छा। इसके अलावा इसने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर एक इंटेग्रिटी इंडेक्स बनाया है, जो अलग अलग सरकारी विभागों को उनकी पारदर्शिता और ईमानदारी के आधार पर रैंक करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ गलत काम पकड़ने पर ही नहीं, बल्कि एक अच्छा माहौल बनाने पर भी ध्यान दे रहा है। हाँ, अगर हम कुछ नामों की बात करें जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जरूर। भारत के पहले सीवीसी थे निट्टूर श्रीनिवास राव। निट्टूर श्रीनिवास राव। और वर्तमान में इस पद पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये नाम याद रखने जरूरी है। हमने इसकी ताकत, संरचना, इतिहास सब पर बात कर ली। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो मैंने शुरू में उठाया था। इसकी सीमाएं क्या है? ये एक टूथलेस टाइगर यानी बिना दांत वाला शेर क्यों कहा जाता है? इसकी 3 बड़ी सीमाएं हैं जो इसकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण है। पहली, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक सलाहकारी निकाय है। इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है। जी। हालांकि सरकार को अगर इसकी सलाह नहीं माननी है तो उसका कारण संसद को बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंतिम फैसला सरकार का ही होता है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी सीमा ये है कि सीवीसी के पास खुद FIR दर्ज करने या आपराधिक मामला चलाने की शक्ति नहीं है। ये सिर्फ CBI या उस विभाग को सिफारिश कर सकता है। अगर CBI ही किसी मामले को गंभीरता से न ले तो सीवीसी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो एक ऐसा प्रहरी है जो चोर को देख तो सकता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उसे पुलिस का इंतजार करना पड़ता है। तो ये एक शक्तिशाली प्रहरी है, लेकिन बिना अपने हाथ पांव के। और तीसरी सीमा शायद संसाधनों की कमी होगी, जैसा कि ज्यादातर ऐसी संस्थाओं के साथ होता है। बिल्कुल। इसके पास काम बहुत है, लेकिन उसके मुकाबले स्टाफ और संसाधन अक्सर कम रहते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि इन सीमाओं के बावजूद सीवीसी भारतीय लोकतंत्र में एक बेहद जरूरी संस्था है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाता है। जरूरत इसे और मजबूत बनाने की है, ना कि इसे कमजोर करने की। तो ये थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की कहानी, एक ऐसी संस्था जो एक साधारण सरकारी आदेश से पैदा हुई और दशकों के संघर्ष के बाद एक शक्तिशाली सांविधिक निकाय बनी। हमने इसकी बनावट, इसकी शक्तियों और CBI और लोकपाल के साथ इसके जटिल रिश्ते को समझा। हाँ, और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सीवीसी एक जांच एजेंसी नहीं, बल्कि एक निगरानी संस्था है। इसकी असली ताकत CBI पर इसके नियंत्रण और अधिकारियों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में इसकी भूमिका से आती है। अब अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ जी। सीवीसी सरकारी तंत्र पर एक प्रहरी का काम करता है, लेकिन इस प्रहरी पर कौन नजर रखता है? स्वयं सीवीसी की अपनी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी मजबूत लोकतंत्र को हमेशा पूछते रहना चाहिए।